Hello everyone, welcome back to Insight Learning। आज हम इस वीडियो में फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस का पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 1 में कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं। आज हम बचा हुए जो भी टॉपिक्स है वो इस वीडियो में कवर कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को, आई रियली थैंकफुल टू देम। आपको सारे नोट्स पाठशाला पेज पे मिल जाएंगे। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी एंड आपको और डिटेल में वीडियोस देखना है तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा रिवीजन पार्ट 2 जो है वो बिजनेस रिस्क के टॉपिक के साथ स्टार्ट होता है। बिजनेस रिस्क क्या है? The term business risk refers to possibility of inadequate profits or even losses due to uncertainties. Example, changes in tastes and preferences of consumers, strike, increased competition, change in government policy, etc. है ना। तो बिजनेस रिस्क क्या होता है कि बिजनेस रिस्क ऐसी चीज़ है जो कभी भी हमको या तो लॉस सफ़र करना पड़ सकता है या हमने जितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया है उतना हम वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रहे हैं। पर क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व हो सकती है? भाई कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में चेंजेस आ सकता है, जो लेबर हैं हमारे वो स्ट्राइक पे चले गए, कंपटीशन इंक्रीज हो गया, गवर्नमेंट की पॉलिसीज में चेंजेस आ गया। तो ये सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब हम नेचर देखते हैं बिजनेस रिस्क का कि नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क क्या है। बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। हाँ भाई, अनसर्टेनिटीज है तभी तो रिस्क अराइज हो रही है, क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि भाई कस्टमर का कब टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो रहा है, कब नेचुरल कैलामिटीज आ जाए, प्राइजेस में चेंजेस आ जाए। बिजनेस रिस्क हमेशा अनसर्टेनिटीज के कारण अराइज होता है। रिस्क इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। हर बिजनेस का एक इसेंशियल पार्ट है रिस्क। एलिमेंट ऑफ रिस्क हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में भी देखा था बिजनेस के, है ना। रिस्क अगर नहीं होगी तो बिजनेस उतना प्रॉफिट भी अर्न नहीं करेगा। नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क। रिस्क कैन बी मिनिमाइज्ड बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। रिस्क को हम कम कर सकते हैं पर उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। जितना रिस्क लेने की हम कैपेसिटी रखेंगे उतने चांसेस होंगे कि हम उससे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करें। रिस्क इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। बिजनेस का नेचर और साइज कैसा है वे मेनली वो रिस्क उस पर डिपेंड करता है। अगर लार्ज स्केल का बिजनेस होगा तो रिस्क के ज़्यादा चांसेस होंगे, स्मॉल स्केल का होगा तो रिस्क के कम चांसेस होंगे। जैसे कि फैशन इंडस्ट्री, उसमें रिस्क के चांसेस ज़्यादा रहते हैं क्योंकि बहुत फैशन में चेंजेस आते हैं, है ना। वहाँ पे डिग्री ऑफ रिस्क एग्जिस्ट करेगा। नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस पे डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड करता है। एंड प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। रिस्क लेंगे तो हमें प्रॉफिट ज्यादा होगा। एन एंटरप्रेन्योर एज्यूम्स रिस्क एंड इन कंसिडरेशन ही गेट्स रिवॉर्ड। भाई हम रिस्क है तभी तो प्रॉफिट हमें मिल रहा है। रिस्क होगा तो हम रिस्क लेने की कैपेसिटी रखते हैं और उसके बदले हमें, अगर हमारा बिजनेस अच्छा चल जाए, हमने अच्छी स्ट्रैटेजी से वो बिजनेस को रन किया है तो बहुत चांसेस होते हैं कि हमको प्रॉफिट अर्न करने को मिले और वो रिवॉर्ड जो मिलता है वो हमारा प्रॉफिट रहता है। ग्रेटर द रिस्क हायर इज द चांसेस ऑफ प्रॉफिट। ये था हमारा नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। रिस्क भी जो थी वो 2 टाइप्स की होती है, एक स्पेक्युलेटिव एंड एक प्योर रिस्क। स्पेक्युलेटिव रिस्क क्या होता है? अ सिचुएशन दैट मे कॉज लॉस और गेन। ऐसी सिचुएशन या तो हमको उस सिचुएशन के होने से लॉस हो सकता है या हमें गेन हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा था वीडियो में भी कि अगर हमारे जो गुड्स हैं, है ना, वो हम सेल कर रहे हैं और उसकी डिमांड जो है वो कम हो गई, है ना, कस्टमर से उसकी डिमांड कम हो गई। क्यों? क्योंकि उसके प्राइजेस हाई हो गए, तो वो हमको क्या हो गया, उस केस में हमें लॉस होने लग गया। तो ये क्या हो गया? स्पेक्युलेटिव रिस्क। पर इसका अपोजिट भी हो सकता है कि भाई वो प्राइजेस उसके कम हो गए और डिमांड ज़्यादा हो गई उस प्रोडक्ट की, तो हमें वो गेन में भी चांसेस कर सकता है। तो स्पेक्युलेटिव रिस्क में हमें या तो लॉस भी हो सकता है उस सिचुएशन से या गेन भी हो सकता है। जैसे इसमें दिखा रहा है कि इन्वेस्टिंग टाइम
equipment, money, and human resources to produce a new product, investing in the stock market or real estate, spending 2 or 4 years of your life labor and money to earn a college degree. तो ये सब क्या, ये स्पेक्युलेटिव रिस्क है भाई, हम ये सब लगा रहे हैं पर हमें या तो लॉस भी हो सकता है या हमें गेन भी हो सकता है, ये स्पेक्युलेटिव रिस्क होता है। और अगर हम दूसरी तरह देखें तो वो है प्योर रिस्क। सो प्योर रिस्क में क्या होगा, हमेशा कोई भी सिचुएशन उससे हमें लॉस ही होगा, गेन की कोई चांसेस नहीं है बट लॉस के ज़रूर चांसेस है। जैसे कि नेचुरल कैलामिटीज़ आ गई है ना, कोई एक्सीडेंट हो गया, फायर लग गया, स्ट्राइक पे चले गए, तो ये क्या, ये प्योर रिस्क है, ये हमें सिर्फ लॉस के ही चांसेस दे रही है, हमें लॉस ही हो रहा है, प्रॉफिट के यहाँ पे कोई भी चांसेस नहीं है। स्पेकुलेटिव में दोनों हो सकते हैं, अगर सिचुएशन कोई ऐसी हुई जो हमारी फेवरेबल हुई तो हमें प्रॉफिट हुआ और अनफेवरेबल हुई तो लॉस हुआ। पर प्योर रिस्क में अगर वो कंडीशन अकर होती है तो हमें लॉस होगा, पर वो कंडीशन अगर अकर नहीं हो रही है, कोई भी स्ट्राइक, कोई भी नेचुरल कैलामिटीज नहीं आ रही, तो हमें उस केस में ना लॉस हो, मतलब लॉस तो हो ही नहीं रहा है पर गेन भी नहीं होगा। ठीक है, अब हमने नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क देख लिया, उसके टाइप्स भी देख लिए। अब बिजनेस रिस्क के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं भाई। बिजनेस रिस्क हमको पता है कि अनसर्टेनिटीज होती है, तो वो रिस्क हमें हो सकता है, पर वो अनसर्टेनिटीज क्या क्या हो सकती है, क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। तो फर्स्ट आता है हमारा नेचुरल कॉजेज। रिस्क में बी ड्यू टू फ्लड, earthquake, lightning, heavy rains, etc. नेचुरल कॉजेज के कारण, नेचुरल कैलामिटीज के कारण बिजनेस रिस्क हो सकता है, तो ये एक हमारा कॉज हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा ह्यूमन कॉजेस। इट इंक्लूड्स डिसऑनेस्टी, केयरलेसनेस और नेग्लिजेंस ऑफ एम्प्लॉयज, स्ट्राइक्स, राइट्स एक्सेट्रा। भाई ह्यूमन की एक्टिविटीज जो कि अनफेवरेबल है उसके कारण भी बिजनेस रिस्क अराइज हो सकता है। जैसे कि एम्प्लॉय या लेबर ने डिसऑनेस्टी दिखा दी, वो स्ट्राइक पे चले गए, वर्क में केयरलेसनेस दिखा रहे हैं, है ना, तो वो ह्यूमन कॉजेस हो गया, उससे भी बिजनेस रिस्क अराइज हो सकती है। नेक्स्ट हमारा आता है इकोनॉमिक कॉज। इट इंक्लूड्स अनसर्टेनिटीज रिलेटिंग टू डिमांड फॉर गुड्स, कंपटीशन, प्राइस, कलेक्शन ऑफ ड्यूज फ्रॉम कस्टमर्स, चेंजेस इन इकोनॉमिक पॉलिसीज एक्सेट्रा। भाई इकोनॉमिक कॉजेस में क्या आ जाएगा भाई, अगर हमारे जो हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसकी प्राइस ज़्यादा हो गई तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, तो उसके कारण हमारा प्रोडक्ट सेल नहीं होगा, तो वो एक रिस्क आ गया। या हम जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके रॉ मटेरियल के प्राइसेस इंक्रीज हो गए, तो वो एक कॉज हो गया। कंपटीशन इंक्रीज हो गया, हमारे कस्टमर से हमको पेमेंट नहीं आया, ड्यूज चल रहे हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज में चेंजेस आ गए, गुड्स की डिमांड कम हो गई। सो ये क्या है, ये सारे इकोनॉमिक कॉजेज है जो बिजनेस रिस्क अराइज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट आता है अदर कॉजेज। इट इंक्लूड्स पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस, मैकेनिकल फेलियर्स एक्सेट्रा। हमारी मशीनरी में कोई प्रॉब्लम आ गया, टेक्निकली इशू आ गया, गवर्नमेंट की पॉलिसीज में कोई चेंजेस आ गए, है ना, इलेक्शंस वगैरह हो रहे हैं उसके कारण हमारे बिजनेस में डिस्टर्बेंस आ गया। सो ये सब क्या कॉजेज हैं हमारे बिजनेस रिस्क के। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। भाई बिजनेस हो रहा है विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, बट उसके अलावा भी बिजनेस के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। अगर बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग लेके ही चलते रहेगा तो वो एक टाइम तक तो एग्जिस्ट करेगा, पर लॉन्ग लाइफ वो एग्जिस्ट करने के उसके कोई चांसेस नहीं है। तो उसके साथ साथ उसे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स भी फुलफिल करने रहते हैं ताकि उसका बिजनेस लॉन्ग रन में चले। सो क्या क्या होते हैं, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस मीन्स द पर्पस फॉर विच अ बिजनेस एस्टेब्लिश्ड एंड कैरी ऑन, है ना, जो भी ऑब्जेक्टिव यानी क्या है, जो बिजनेस भाई जिसके लिए एस्टेब्लिश किया गया वो जो चल रहा है तो वो उसका ऑब्जेक्टिव है। एंड प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव इज इसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस। और हम अगर प्रॉपर हमारे ऑब्जेक्टिव का सिलेक्शन करेंगे तो हमारा बिजनेस के रनिंग में बहुत ईजी होगा और हम सक्सेस हासिल कर पाएंगे। सो द बिजनेसमैन ऑलवेज हैव मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स। ऑल ऑब्जेक्टिव में बी क्लासिफाइड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। वो क्या क्या है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में क्या आएगा, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना, सो देयरफॉर इट्स पर्पस इज टू शो इकोनॉमिक रिजल्ट्स। द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस आर एज फॉलोज। तो क्या क्या है भाई, अर्निंग प्रॉफिट अर्न करना इसका एक ऑब्जेक्टिव है। फिर हमारा मार्केट स्टैंडिंग एंड कस्टमर क्रिएशन, भाई मार्केट में उस
बिजनेस की पोजीशन बनाना और कस्टमर का क्रिएशन करना, हमारे बिजनेस के प्रति कस्टमर को अट्रैक्ट करना, ये एक ऑब्जेक्टिव है। इनोवेशन करते रहना, प्रोडक्ट में इनोवेटिव थिंग्स बनाना, इम्प्रूव करना बाई मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, और न्यू स्ट्रैटेजीज लाना ताकि कस्टमर हमारे प्रोडक्ट के प्रति अट्रैक्ट हो, है ना, इजी फ्लो हो, ये एक ऑब्जेक्टिव होता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रॉपर तरीके से जो हमारी सोसाइटी के हम रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। इट रेफर्स टू द बेस्ट यूज़ ऑफ मैन, मटेरियल, मनी एंड मशीनरी एम्प्लॉयड इन बिजनेस। द रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस आर स्केयर, है ना, बहुत कम होते हैं, सो मस्ट बी यूटिलाइज्ड इन बेस्ट पॉसिबल मैनर, इसलिए उन्हें बहुत ही अच्छे मैनर में यूटिलाइज हमें करना चाहिए, सो दैट द बिजनेस कैन गेट मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम देयर रिसोर्सेज। सो ये थे हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। भाई अर्निंग प्रॉफिट के साथ साथ हमें कस्टमर क्रिएट करना है, मार्केट में स्टैंडिंग पोजीशन बनाना है, इनोवेटिव करते रहना है, प्रोडक्शन की मेथड्स में इम्प्रूव लाना है ना, कंपटीशन जो है हमारे उनसे हमें आगे जाना है, रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज करना है। सो ये हमारे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स थे, जो कि ये सारे हमारे क्या थे, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। अब नेक्स्ट आता है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव्स। बिजनेस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी। भाई बिजनेस एक सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहा है, सो ये एक सोसाइटी का एक इंटीग्रल पार्ट है। इट मेक्स यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के वो रिसोर्सेज यूज कर रहा है। इट अर्न्स प्रॉफिट बाय सेलिंग इट्स प्रोडक्ट और सर्विसेज टू द मेंबर ऑफ सोसाइटी। भाई सोसाइटी में ही वो अपने प्रोडक्ट्स सेल कर रहा है सोसाइटी के मेंबर को और प्रॉफिट अर्न कर रहा है। It become obligatory on the part of the businessman to do something for the society. So भाई सोसाइटी के वो कस्टमर यूज़ कर रहा है, मैन यूज़ कर रहा है, रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है, सो बिजनेस का भी एक ऑब्लिगेटरी ड्यूटी होती है कि वो भी सोसाइटी के लिए कुछ करे। सो द इम्पॉर्टेंट सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस आर एज फॉलोज। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हमारे भी बिजनेस से रिलेटेड हो गए कि अर्निंग प्रॉफिट के साथ साथ हमें ये ऑब्जेक्टिव्स भी करने हैं। बट सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या होगा कि हम सोसाइटी के भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो अब हमको सोसाइटी के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो ये क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं? क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज एट अ फेयर प्राइस। भाई कस्टमर है जो हमारे सोसाइटी का ही पार्ट है, सो उन्हें क्वालिटी गुड्स हमें प्रोवाइड करना चाहिए एंड सर्विसेज बहुत ही रिजनेबल फेयर प्राइजेस में। अवॉइडेंस ऑफ एंटी सोशल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। इलीगल कोई भी वर्क नहीं करना है हमें, पूरा जो भी ट्रेड कर रहे हैं हम फेथफुली करना है। मेकिंग फॉल्स क्लेम्स इन एडवर्टाइजमेंट टू मिसलीड एंड एक्सप्लॉइट पीपल इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। भी जो भी हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं प्रोडक्ट का, तो उसमें कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन हमें नहीं देना है, हमें उसकी जो भी प्रोडक्ट की सही इन्फॉर्मेशन है वो देना है। सो कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं करना चाहिए। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हमारी सोसाइटी में यंग जनरेशन है, हम उसमें ही बिजनेस कर रहे हैं, सो हमारे बिजनेस के कारण यंग जनरेशन को एम्प्लॉयमेंट मिले। सो हमारे ये भी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम एम्प्लॉयमेंट दे सोसाइटी में। एम्प्लॉय वेलफेयर, अब भाई हमारे जो वर्कर है बिजनेस में वो हमारे सोसाइटीज के ही पार्ट है, सो उन एम्प्लॉयज़ के लिए भी हमें वेलफेयर करना चाहिए, है ना, वो हमारे बिजनेस की असेट्स है एंड दे मेक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द सक्सेस ऑफ बिजनेस। हमारे बिजनेस के सक्सेस में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। So another social objective of business therefore is to ensure welfare of employees by providing good working condition, उनको वर्क अच्छी कंडीशन देना, वर्किंग में फेयर वेजेस देना, सैलरीज देना, बहुत सारी अच्छी फैसिलिटीज़ देना, जैसे कि हाउसिंग है, मेडिकल है, इंटरटेनमेंट है, एक्सेट्रा। सो सच वेलफेयर फैसिलिटीज़ हेल्प टू इम्प्रूव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ एम्प्लॉयज़। ये सारी चीज़ करके हम हमारे एम्प्लॉयज़ को खुश रख सकते हैं और उनकी मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमें एम्प्लॉयज़ का वेलफेयर करना चाहिए। एंड कम्युनिटी सर्विसेज, हमारी डिफरेंट कम्युनिटीज़ रहती है, बहुत चैरिटी की नीड्स रहती है, एनजीओज होते हैं, तो हमें वेलफेयर प्रैक्टिसेस करना चाहिए, कम्युनिटी सर्विसेज देना चाहिए। बिजनेस शुड कंट्रीब्यूट समथिंग टू द सोसाइटी वेयर इट इज एस्टेब्लिश्ड एंड ऑपरेटेड। लाइब्रेरी, डिस्पेंसरी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा। भाई डिस्पेंसरीज है, लाइब्रेरीज है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो उनमें भी हमारे बिजनेस को चैरिटी करना चाहिए।
सो ये हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स थे जो कि हमें हमारी सोसाइटी के लिए करना चाहिए। ठीक है, अब हमारा रिवीजन 2 एंड नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक आता है बेसिक फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस। हमने वीडियोस में भी देखा था डिटेल में, अब हम एक बार रिवीजन में भी देख लेते हैं लास्ट टॉपिक को कि भाई बिजनेस हम स्टार्ट करने वाले तो उसके पहले हमें क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए, और वो 10 फैक्टर्स होते हैं। हमें अगर एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हमको सिलेक्शन ऑफ अ लाइन ऑफ अ बिजनेस, भाई कौन सी लाइन का बिजनेस हमें करना है वो हमें सिलेक्ट करना चाहिए। फिर साइज ऑफ द फर्म, कितना बड़ा लार्ज स्केल पे करना है या स्मॉल स्केल पे करना है। भाई हमने लाइन डिसाइड कर ली क्या नेचर वाला बिजनेस हमें करना है, उसके बाद हमें ये सोचना है कि हमें लार्ज स्केल पे करना है या स्मॉल स्केल पे करना है। सो साइज ऑफ द फर्म हमें डिसाइड करना चाहिए। उसके बाद हमें ये दोनों हमारे डिसाइड हो गए, उसके बाद हमें क्या करना है, चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑनरशिप। भाई बहुत सारे टाइप की ऑनरशिप होती है, हमें सोल प्रोप्राइटरशिप करना है कि हमें पार्टनरशिप में करना है कि हमें जॉइंट स्टॉक करना है ना। बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड, लीगल फॉर्मेलिटीज टू बी फिल्ड इन लायबिलिटी ऑफ द ऑनर एक्सेट्रा। सो द फॉर्म ऑफ ऑनरशिप इज टू बी डिसाइडेड। बहुत सारी चीजें रहती है, ऑनर कौन रहेगा, फिर लायबिलिटी कैसे क्या रहेगी, तो उसके बेसिस पे हमें ऑनरशिप डिसाइड करना चाहिए कि हमें कैसी ऑनरशिप रखनी है, सोल प्रोप्राइटर करना है या पार्टनरशिप में करना है। फिर हमने ये डिसाइड करने के बाद अब भाई हमने लाइंस डिसाइड कर ली किस नेचर का होना चाहिए, साइज ऑफ द फर्म देख लिया और ऑनरशिप भी देख लिया। अब भाई बिजनेस की लोकेशन हमें डिसाइड करनी कि वो बिजनेस एंटरप्राइज हम कहाँ एस्टेब्लिश करेंगे। सो बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, लोकेशन ऑफ द बिजनेस इज टू बी सिलेक्टेड। भाई ऐसी लोकेशन हमें डिसाइड करना है जहाँ पे हमें रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर इजीली अवेलेबल हो जाए एंड कस्टमर उस एरिया में ज़्यादा हो। सो लोकेशन ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज हमें फिर सिलेक्ट करना है। उसके बाद फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन, भाई बिजनेस कर रहे हैं तो हमें कैपिटल तो चाहिए, बैंक फैसिलिटीज वहाँ होनी चाहिए। सो रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल एंड इट्स रिसोर्सेज मस्ट बी डिसाइडेड। क्या सोर्सेज लेंगे हम, कहाँ से मनी लेंगे, कैसा क्या सोर्सेज रहेगा, क्या फॉर्म रहेगा, तो ये सब फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन हमें डिसाइड करना रहता है। फिर फिजिकल फैसिलिटीज़, अब भाई हमने लोकेशन देख लिया, हमारा फॉर्म ऑफ ऑनरशिप हो गया, नेचर डिसाइड कर लिया, साइज ऑफ द फर्म देख लिया, फाइनेंसिंग भी अब हमारी अरेंज हो गया। अब भाई फिजिकल फैसिलिटीज़ वहाँ पे हमें देखने की होनी चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज़ में क्या क्या जाएगा, जैसे कि इंक्लूडिंग मशीन्स, इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग एंड सपोर्टिव सर्विसेज टू बी कंसिडर्ड बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस। ये सब हमारे बिजनेस में अवेलेबल होना चाहिए कि हमारे इक्विपमेंट है, टूल्स हो, प्रॉपर सपोर्टिव सर्विसेज हो उस लोकेशन में जो हमारे बिजनेस को रन करने में हेल्प करे। फिर नेक्स्ट आता है हमारा प्लांट लेआउट, जो कि हमारी मशीनरी से रिलेटेड होता है। प्लांट लेआउट शुड ड्रॉ टू शो द अरेंजमेंट ऑफ दिस फैसिलिटीज। जो भी फिजिकल फैसिलिटीज है उसका एक प्लांट लेआउट हमें ड्रॉ करना रहता है कि हम कैसे क्या उसे अरेंज करेंगे। 8th आता है हमारा कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्क फोर्स। भाई हमने सब डिसाइड कर लिया, हमारा बिजनेस अब इस्टेब्लिश्ड होने वाला है, सारी फिजिकल फैसिलिटीज़ आ गई, नेचर हमने डिसाइड कर लिया कि जोन में हमें करना है, साइज़ देख ली किस टाइप की साइज़ रखना है, ऑनरशिप फॉर्म डिसाइड कर लिया है। अब भाई बिजनेस हो रहा है तो उसके लिए हमको वर्क फोर्स तो चाहिए। सो एवरी बिजनेस नीड्स वर्क फोर्स, सो केयरफुल प्लानिंग शुड बी about selection, training and motivation of employees. प्रॉपर लेबर वर्कर का हमें सिलेक्शन करना है, उन्हें कैसे ट्रेनिंग देना है, कैसे मोटिवेट करना है, ये सब हमें केयरफुल डिसाइड करना है। फिर हमारा आता है टैक्स प्लानिंग। बिजनेस हम कर रहे हैं, लैंड यूज़ कर रहे हैं सोसाइटी का, है ना, प्लेस यूज़ कर रहे, सो हम टैक्स हमको गवर्नमेंट को देना रहेगा। सो टैक्स लायबिलिटी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन बिजनेस टू बी कंसिडर, क्या टैक्स देने पड़ेंगे, कैसे क्या टैक्स रहेंगे, अगर नहीं देंगे तो उसकी लायबिलिटी क्या रहेगी और हमारे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट आएगा, तो ये सब हमें देखना रहता है। एंड लास्ट आता है हमारा फाइनल लॉन्चिंग द एंटरप्राइज। ये सब फैक्टर्स हमने कर लिए, उसके बाद फाइनली हम अब हमारे एंटरप्राइज को एस्टेब्लिश करेंगे। आफ्टर फुलफिलिंग द फॉर्मेलिटीज, एंटरप्रेन्योर कैन लॉन्च द बिजनेस, कैन लॉन्च द
बिजनेस। अब वो ये सारे 9 फैक्टर्स के कंसिडर कर लिया, उसके बाद वो फाइनल अपने बिजनेस को लॉन्च कर सकता है। तो ये 10 फैक्टर्स थे और यहीं पे हमारा चैप्टर 1 ख़त्म होता है। साथ में रिवीजन पार्ट 2 भी हमारा यहाँ ख़त्म होता है। सारे नोट्स आपको पाठशाला पेज पे मिल जाएंगे और डिटेल में आपको वीडियोस देखना है तो वो भी आपको मिल जाएंगे। मैं दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऑन सैटरडे विद द नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 ऑफ बिजनेस स्टडीज। सो टेक केयर, बाय बाय।